नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट के बारे में। तो जो पहला फैक्ट है, गिरिराज सिंह के द्वारा आपको प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट किया गया है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के प्लेटिनम जुबली का सेलिब्रेशन किया गया है। उसके लिए एक उसकी चिन्ह के रूप में एक सिक्का जारी किया गया है। तो किसके? सेंट्रल सिल्क बोर्ड के नाम पे। तो ये प्लेटिनम जुबली मनाया गया और इसका सिक्का जो जारी किया वो आपको गिरिराज सिंह, जो कि टेक्सटाइल मंत्री के रूप में हैं वर्तमान सरकार में। दूसरी जो खबर है उसमें कहा जा रहा है कि 95 ऑल इंडिया एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में इंडियन रेलवे ने जीत हासिल की है। उसके बाद बात की जा रही है पर्थ राकेश के बारे में, जिन्होंने डबल गोल्ड ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि लीमा में हो रहा है और लीमा जो है वो पेरू में है, तो इसमें इन्होंने डबल गोल्ड सिक्योर किया है। डबल गोल्ड यानी 2 गोल्ड जो है इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गौतम बनोटी और अजय मलिक की भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने क्रोएशिया को 179 से हराकर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? तो विश्व जूनियर चैंपियनशिप में गौतमी भनोट और अजय मलिक की भारतीय जोड़ी ने, ये निशानेबाजी जोड़ी है और ये क्रोएशिया में आपको जूनियर विश्व चैंपियनशिप हो रहा है, तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नाम है इनका गौतमी भनोट और अजय मलिक। उसके बाद अगली खबर है, ASI सेंटर कारगिल ने प्रथम लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट में ओवरऑल विजेता ट्रॉफी जीती है, जिसमें AIT कारगिल प्रथम रनअप और सारगोल ताइक्वांडो क्लब द्वारा द्वितीय रनअप ट्रॉफी पर कब्जा किया गया है। ये इतने काम का नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। फिर इसके बाद से हम बात करते हैं शिगेरू इशिबा, जो कि जापान की 102वीं प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। यानी कि जापान की नई प्रधानमंत्री क्या नाम है? शिगेरू इशिबा इनका नाम है। उसके बाद बात करते हैं 24th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमिक अवार्ड यानी कि आईफा, जो कि सितंबर 28 को अबू धाबी में हुआ था। उसमें एनिमल फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। यानी कि आईफा 2024 में, जो कि 24वां आईफा था, सितंबर 2028 28 सितंबर 2024 को अबू धाबी में आयोजित हुआ था ये। उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो एनिमल फिल्म को मिला है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 2024 में हुरून इंडिया अंडर 35 लिस्ट फीचर टॉप यंग एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो इसमें आपको अलख पांडे, जो कि फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं, निशांत KS पॉकेट FM के फाउंडर हैं, विदित अत्रे मीशो के फाउंडर हैं, तरुण मेहता अथर एनर्जी के फाउंडर हैं, गजल अलख मामा अर्थ के फाउंडर हैं। इन सब ने जो है $10 मिलियन का बिजनेस क्रिएट किया है। तो इनको हरून इंडिया अंडर 35 लिस्ट में जो है शामिल किया गया है और ये सारे जो हैं वो भारतीय हैं और भारतीय इंटरप्रेनर स्टार्टअप है को रन कर रहे हैं, जिससे अलख पांडे फिजिक्स वाला, फिर निशांत KS पॉकेट FM, विदित अरे मीशो, तरुण मेहता, और इनके द्वारा 10 मिलियन की कंपनी खड़ी की गई है। तो याद रखिएगा ये 35 लिस्ट में ये आपको, यानी कि ये 35 से कम एज के इंटरप्रेनर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस क्रिएट किया है। इसके बाद बात करते हैं सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है, वो आपको आरती सरीन है। आरती सरीन जो है वो सशस्त्र सेना चिकित्सा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई है। इसके बाद बात करते हैं नाटो के नए प्रमुख के रूप में मार्क रूटे के द्वारा पदभार संभाला गया है। मार्क रूटे के द्वारा नाटो के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला गया है।
हाल ही में हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन दुबई में किया गया है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दुबई में किया गया है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यूएई में किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये आपको झारखंड में लॉन्च किया गया है। धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान झारखंड में लॉन्च किया गया है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य के साथ महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है, तो ये आपको तेलंगाना हो जाएगा। नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य के साथ महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है, तो तेलंगाना हो जाएगा। पीएम ने किस राज्य में 4 बायोगैस इकाई का उद्घाटन किया है, तो असम हो जाएगा। असम में प्रधानमंत्री के द्वारा 4 बायोगैस इकाई का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं दिव्यांशी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है 25 मीटर पिस्टल में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम चागोस आइलैंड के बारे में। अभी हाल ही में यूके के द्वारा डिएगो गार्सिया सहित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को सौंपने का जो एग्रीमेंट है उस पर साइन किया गया है, और इस समझौते पर इस द्वीप पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया है, जो मॉरिशस की स्वतंत्रता से पहले इससे अलग हो गए थे। तो आपको पता होगा कि 1968 में जो है वो मॉरिशस जो है वो आपको ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। उसके बाद से ये आपका मॉरिशस है, और मॉरिशस का ही ये अंग है चागोस आइलैंड। यहाँ आइलैंड है, और यहाँ जो है यूके का कब्जा था, यानी कि ब्रिटेन का कब्जा था, और ब्रिटेन के द्वारा इस पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया था, जिसको लेके मालदीव और ब्रिटेन के बीच काफ़ी विवाद चल रहा था। तो इस पे यूके के द्वारा जो है फैसला किया गया है, क्योंकि इसको लेके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मालदीव के द्वारा अपना पक्ष रखा गया था, और उसके बाद एक रेजोल्यूशन लाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिससे ये यूके पे दबाव बनाया गया था कि यूके जो है इनको संप्रभुता सौंपे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ जो है ना चागोस आइलैंड, यहाँ पे यूके और यूएसए दोनों की संयुक्त सैन्य टुकड़ी, यानी कि सैन्य बेस यहाँ पे है, यानी कि ये सैन्य बेस यहाँ पे इनका है। तो वो सैन्य बेस काम करते रहेगा। बाकी ये स्वामित्व जो है ये मालदीव को इन्होंने सौंपने का एग्रीमेंट किया है। ठीक है, और भारत के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लक्षद्वीप के जस्ट नीचे जो है वो मालदीव है, और भारत इंडियन ओशन में होने की वजह से ये भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत अपना यहाँ पे विस्तार कर सकता है, यानी कि भारत अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ई आबकारी पोर्टल के बारे में, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। शराब व्यापार प्रक्रिया को डिजिटल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। सरकार ने 2030 तक तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर 10,103 करोड़ से राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन ईटेबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स NMEOIL सीड्स 2024-25 से 2030 और 31 तक ये काम करेगा। इसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक ने मध्यम और संपन्न वर्ग के ग्राहकों के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिकता के साथ मिश्रित करते हुए 2 प्रीमियम कार्ड लॉन्च किए हैं, जिसका पहला नाम है अश्व और दूसरा नाम है मयूरा। तो
तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि इनमें से दो ये शब्द हाल ही में न्यूज में थे तो किससे संबंधित है, तो अश्व और मयूरा, अश्व और मयूरा। तो ये आईडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया क्रेडिट कार्ड है, याद रखिएगा, आईडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है अश्व और मयूरा। इसके बाद हम अगले खबर में बात करते हैं। तो कल कैबिनेट के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को जो है स्वीकृति दी गई है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति दी गई है। और इस योजना के तहत बहुत सारी योजनाओं को क्लब किया गया है, यानी कि ये जो PMRKVY यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो एक अम्ब्रेला योजना है। यानी कि अम्ब्रेला योजना का मतलब होता है एक ऐसी योजना जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी योजनाओं का समूह निहित हो। तो जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, तो ये एक बड़ा टर्म हो गया। और फिर इस योजना में है आपको सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि विकास योजना, फिर उसके बाद से पर डीप मोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना, इन सभी योजनाओं को एक साथ शामिल किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। इसके अलावा कृषि उन्नति योजना भी शुरू की गई है, कृषि उन्नति योजना भी शुरू की गई है। तो ये हमने पढ़ा प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के बारे में, जो कि प्राइमरली इसका जो लक्ष्य है इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बढ़ावा देना, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ावा देना, वाटर पानी की संरक्षण को बढ़ावा देना और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद अगली खबर जो है, कैबिनेट ने इम्प्रूव कर दिया है क्लासिकल लैंग्वेज में 5 और लैंग्वेज को जोड़ा है भारत सरकार के द्वारा, इसमें वृद्धि की गई है। यानी कि पहले से जितने लैंग्वेज थे उसमें आपको मराठी 1 नंबर, पाली को 2 नंबर, 3 नंबर में प्राकृतिक, चौथा में असम और 5वां में बंगाली को शामिल किया गया है, बंगाली को शामिल किया गया है। जो क्लासिक लैंग्वेज होता है वो आपको शामिल करने के लिए उसको उसका दर्जा देने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जिसके द्वारा बहुत सारे पैमाने जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके द्वारा उस लैंग्वेज को परखा जाता है और उसके बाद सरकार को सिफारिश की जाती है। हाई एंटीक्यूटी जो होता है टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री, तो उस लैंग्वेज को जो है इसमें शामिल किया जाता है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया जाता है जिसका बहुत बड़ा इतिहास होता है। जैसे मराठी हो गया, पाली साहित्य हो गया, प्राकृतिक जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, तो वो उन सभ्यताओं में जो भी लेख मिले हैं वो या तो पाली या प्राकृतिक में है। आसमी लैंग्वेज असम में बोली जाती है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। बंगाली का जो लैंग्वेज है वो काफ़ी पुराना है, इसका काफ़ी अपना इतिहास है। तो इस तरह से आपको इन 5 लैंग्वेज को, कौन कौन, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमी और बंगाली। इसके अलावा जो है तमिल को, संस्कृत को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को और उड़िया को, यानी कि ऑलरेडी 2 3 4 5 6 लैंग्वेज को शामिल किया गया था और अभी जो है वो आपको 5 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसका मतलब टोटल क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या जो है वो 11 हो गई है। कौन कौन, पहला तमिल, दूसरा संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असम और बंगाली, ये आपको टोटल 11 हो गए। तो ये आपको कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। अब हम बात करेंगे अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय किस राज्य में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में, ठीक है। नीति आयोग लॉन्च द फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना।
ठीक है। नीति आयोग ने हाल ही में तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय जो है वो लॉन्च किया है। यह जो है नीति आयोग और वी हब और राज्य सरकार के सहयोग से इसको बनाया गया है। यह मंच वित्त और मार्गदर्शन की कमी जैसे मुद्दों से निपट कर महिला उद्यमियों का समर्थन करता है। यह डिजिटल कौशल, वित्तीय सेवाओं, बाजार कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। 30,000 से अधिक महिला उद्यमी और 400 से सलाहकार इस मंच का हिस्सा है। वी हब राज्य में वीई से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा महिला उद्यमिता मंच जो कि नीति आयोग के द्वारा आयोजित किया गया था, वी हब और राज्य सरकार यानी कि तेलंगाना के सरकार के साथ मिलकर। अगला जो क्वेश्चन है कि कहता है कि 500 मीटर का अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप यानी कि फास्ट 500 मीटर अपर्चर पेरिफेरल टेलीस्कोप यानी कि फास्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। 500 मीटर का अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, चीन ने 500 अपर्चर पेरिफेरल टेलीस्कोप यानी कि फास्ट के विस्तार का दूसरा चरण शुरू किया है। गुइझोउ प्रांत में, चीन के गुइझोउ प्रांत में स्थित फास्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है जिसका व्यास 500 मीटर है। इसका रिसीविंग एरिया 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसके लक्ष्य में तटस्थ हाइड्रोजन का पता लगाना, पल्सर की खोज, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, भाग लेना, अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज करना शामिल है। फास्ट हाई रिवोल्यूशन वाले खगोलीय अध्ययनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़ सकता है। डेटा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के ICRAR और यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के सहयोग से विकसित किया गया है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का भी सहयोग लिया गया है। तो ये हमने बात किया फास्ट के बारे यानी कि 500 अपर्चर पेरिफेरल टेलीस्कोप के बारे में जो कि चाइना में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा कन्नूर, केरल में। याद रखिएगा, सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल के कन्नूर में किया गया था। केरल के CM पिनरई विजयन ने हाल ही में केरल के कन्नूर के केल्ट्रॉन में भारत की पहली, याद रखिएगा, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण और सुविधा का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र को इसरो के सहयोग से 42 करोड़ की शुरुआती निवेश से विकसित किया जा रहा है। यह केरल के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देगा, रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों और जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगा। इस सुविधा का लक्ष्य वैश्विक मानकों को पूरा करते हुए प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना है। तो इससे आपको उत्पादन जो है 2000 प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। CM विजयन के द्वारा केल्ट्रॉन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की गई, जिसमें 350 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान शामिल है। इसका लक्ष्य केरल को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना। तो केरल के कन्नूर में केल्ट्रॉन जो कि भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण कंपनी होगी उसको सुविधा जो है स्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, व्हाट इज द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ क्रूड palm ऑयल अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल palm ऑयल बाय 2025-26। तो ये आपको हो जाएगा 11.20 लाख टन कच्चे पाम तेल का उत्पादन करने का लक्ष्य है, 11.20 लाख टन। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में NMEOOP के तहत सतत तेल पाम खेती पर एक गहरी राष्ट्रीय स्तर की बहुहितधारक परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत में तेल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
तेल पाम को लागू करने के लिए अस्थायी प्रथाओं और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल किया गया। इसके अलावा भारत द्वारा अगस्त 21 में पाम तेल की खेती और कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर केंद्रित है। यानी कि इस योजना को 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसमें पाम ऑयल को जो है के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये आपको 11.20 का लक्ष्य जो है आपको रखा गया है 2025-26 तक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी सेलिंग वेसल यूज इन द नाविका सागर परिक्रमा एक्सपेडिशन। नाविका सागर परिक्रमा अभियान में इस्तेमाल किए गए भारतीय नौसेना के नौकायन पोत का नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा INS तारिणी। INS तारिणी, INS तारिणी, INS तारिणी। INS तारिणी ने नाविका सागर परिक्रमा के लिए परिक्रमा 2 के लिए रवाना किया गया तारिणी को, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। यह भारतीय महिलाओं द्वारा 2 हाथों से की गई पहली वैश्विक परिक्रमा है, जो भारत की समुद्री ताकत और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2017 में शामिल की गई INS तारिणी ने 66,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय की है और कई प्रमुख अभियानों में भाग लिया है। यह पोत उन्नत नेविगेशन, सुरक्षा, संचार प्रणालियों से सुसज्जित है। कमांडर अभिलाष टॉमी, जो कि सेवानिवृत्त के योगदान के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने 3 साल से अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया ताकि इस चुनौतीपूर्ण कार्य को तैयार किया जा सके, इसके लिए उनको तैयार किया जा सके। ठीक है, तो ये INS तारने के बारे में था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक पहल की अगुवाई की जा रही है? वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल, ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव, ओशियन प्लास्टिक चार्टर, ओशियन प्लास्टिक पोल्यूशन कोलेशन, और चौथा है क्लीन सी कैंपेन, स्वच्छ समुद्र अभियान। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा इसका, क्लीन सी अभियान। ठीक है, जो क्लीन सी अभियान है वो कि आपको वैश्विक पहल है जो कि लॉन्च किया गया है UNEP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसके द्वारा आपको मैरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस कैंपेन पर जो फोकस होगा वो जागरूकता फैलाना, मोबिलाइज करना, जो सॉल्यूशन तय किए जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करना, प्लास्टिक गंदगी को ख़त्म करने के लिए ओशियन में, और जो समुद्री वर्ल्ड वाइड है उसको स्वच्छ करना। इसका उद्देश्य है एड्रेसिंग द रूट कॉज, क्या कारण है जो जिससे प्लास्टिक जो है वो समुद्र में पहुंच रहा है उसको ख़त्म करना, और सभी स्टेक होल्डर जिसमें सरकार, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी। तो ये तीनों जो है, सरकार, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी, इन तीनों को कंबाइन करना और इनको कोऑर्डिनेट करना कि नहीं ये आप इसको सीरियसली लीजिए और जो भी समस्याएं आ रही हैं प्लास्टिक्स को समुद्र के कचरे के रूप में बदलने में उसे रोकने के लिए प्रयास कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि सहरिया जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है सहरिया जनजाति की उत्पत्ति रामायण काल से मानी जाती है। दूसरा कहता है वे मुख्य रूप से हिंदी और ब्रज भाषा से प्रभावित बोली बोलते हैं। तीसरा कहता है कि सहरिया जनजाति बौद्ध धर्म को अपना प्राथमिक धर्म मानते हैं। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। सहरिया जनजाति की उत्पत्ति रामायण काल से मानी जाती है, ये आपको एक जो है वो सही है। सहरिया जो जनजाति है हिस्टोरिकल ओरिजिन जो है आपको रामायण काल से। दूसरा जो है वो भी सही है, सहरिया स्पीक्स जो है वो आपको हिंदी और ब्रिज भाषा से प्रभावित जो भाषा है वो बोलते हैं। 3 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सहरिया ट्राइब जो है वो हिंदुइज्म को मानते हैं, बुद्धिज्म को नहीं मानते हैं। तो याद रखिएगा
इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कहता है कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था? India's first teal carbon study was conducted in which of the following national park? ऑप्शन नंबर 1 कहता है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा सुंदरबन नेशनल पार्क, तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको सी हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो पहला आपको टील कार्बन स्टडी है वो आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है उसमें ही किया जा रहा है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है उसमें है आपको पोटेंशियल फ्रेश वाटर वेटलैंड की गतिविधि को समझना, क्लाइमेट एडेप्शन, रेजिलियंस, हाईलाइट इम्पोर्टेंस, इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंस को समझना और उसको रेगुलेट करना ताकि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम किया जा सके और क्लाइमेट चेंज की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि SCES की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। दूसरा कहता है समिति मुख्य रूप से सर्वेक्षण पद्धति पर सलाह देने और सर्वेक्षण समीकरण योजनाओं को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित करती है। तीसरा कहता है SCEC एक अस्थायी समिति है जिसका काम आर्थिक सांख्यिकी पर निगरानी प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल 2 जो है वो आपको सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। SCEC जो है उसको 2019 में स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको सर्वे मेथोडोलॉजी पर एडवाइजरी जारी करना, सैंपल डिजाइन करना, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना और सर्वे टेबुलेशन को प्लान करना। तीसरा नंबर जो है वो गलत है क्योंकि SCEC इज नॉट ए परमानेंट कमिटी बट इज टेम्पोररी वन एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्पेसिफिक क्रिटिकल स्टैटिकल इशू। तो ये जो है परमानेंट जो है वो आपको संस्था नहीं है, ये अस्थायी है और इसको जो है परमानेंट नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है SiC अपनी उत्कृष्ट तापीय चालकता और यांत्रिक शक्ति के लिए जानी जाती है। दूसरा कहता है इसका उपयोग आमतौर पर अर्धचालक उपकरणों, हीट एक्सचेंजर्स और बैलिस्टिक कवच में किया जाता है। तीसरा कहता है SiC पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक क्रिस्टलीय यौगिक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसमें केवल 3 जो है वो आपको कौन सा गलत है? तो 3 गलत है, यानी कि 3 जो है वो गलत है। SiC एक उत्कृष्ट तापीय चालकता और यांत्रिक शक्ति के लिए जाना जाता है, सही है। इसका उपयोग आमतौर पर अर्धचालक उपकरणों, हीट एक्सचेंजर्स और बैलिस्टिक कवच में किया जाता है। तीसरा जो कहता है कि SiC पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक क्रिस्टलीय यौगिक है, तो ये गलत है। व्याख्या देखते हैं इसकी। 1 और 2 जो है वो सही है क्योंकि SiC जो है वो आपको एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी प्रदान करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी रखता है, रेजिस्टेंस टू वियर और ऑक्सीडेशन का भी काम करता है। ये आपको यूजफुल ऑफ रेंज ऑफ एप्लीकेशन, बहुत से कामों में इसका उपयोग होता है जैसे कि सेमीकंडक्टर और बैलिस्टिक आर्मर। 3 जो है वो गलत है क्योंकि SiC इज नॉट ए नेचुरली ऑक्योरिंग, ये आपको क्रिस्टलिन कंपाउंड है जो कि सिंथेटिक है। ठीक है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।